नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी गोवा हत्याकांड के हैरान कर देने वाले खुलासे की। ईवीएम को लेकर मचे घमासान की। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को इम्फाल से मिली हरी झंडी की। साथ ही बात होगी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम के आयोजन की। और अंत में बात होगी महाराष्ट्र की, जहां पर उद्धव गुट जो है वो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की शरण लेने की फिराक में है। इससे पहले कि हम शुरुआत करें आज की प्रमुख खबरों से, आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ज़ाहिर बात है कि बगैर आपके सहयोग से हमारा चैनल आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना हम आगे बढ़ पाएंगे। आपका सहयोग ही हमारे लिए अत्यंत ज़रूरी है। आप सिर्फ हमारे लिए इतना ही सहयोग कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इस सहयोग से हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप तक नई खबरें और पारदर्शिता के साथ सच्ची खबरें आज तक हम पहुंचाते भी रहेंगे। फिर आज शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हाँ, रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक खबर जो सामने आई है गोवा से, वो अत्यंत हैरान कर देने वाली है। शायद रिश्तों को तार-तार कर देने वाला ऐसे हैरान शुदा जो खबर है, वो कभी-कभार ही देखने को मिलती है। जी हाँ, सूचना सेठ जो कि अ, तो 39 वर्षीय सूचना सेठ जिसने जन्म लिया कोलकाता में, उच्च स्तर की पढ़ाई किया, उच्च स्तर की शिक्षा हासिल किया और उसके पश्चात एक बड़ी कंपनी खरीद के संचालिका बन गई, के मालिक बन गई सूचना सेठ। सूचना सेठ का विवाह वर्ष 2010 में हुआ वेंकट रमन के साथ बेंगलुरु में। अब एक बड़ी कंपनी की मालिकिन सूचना सेठ 2019 में एक बेटे को जन्म देती हैं और 2020 में पति से झगड़ा हो जाने के पश्चात तलाक भी हो जाता है। इसके पश्चात कोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि बच्चे के हर रविवार को पिता अपने बेटे के साथ मिल सकता है। आज 6 जनवरी 2023 को सूचना सेठ अपने बेटे 4 वर्षीय बेटे को लेकर बेंगलुरु से फ्लाइट के द्वारा पहुंचती हैं गोवा। वहां पर एक होटल में वो टिकती हैं। उनकी वापसी वैसे तो 9 जनवरी को थी, लेकिन वो 8 जनवरी की रात में ही काउंटर पर सूचना देती हैं कि हमको इसी वक्त कैब चाहिए और हम कैब से बेंगलुरु जाएंगे। हालांकि सूचना जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये कि होटल के जो काउंटर पे बैठे हुए लोग थे उन्होंने कहा कि रात का समय है, आप फ्लाइट से जाइए क्योंकि कैब से लगभग 12 से 13 घंटे लगेगा और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। हालांकि सोचा सेठ इस पर नहीं मानी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको कैब से ही जाना है। रात में लगभग 1 बजे होटल के सामने आके गाड़ी खड़ी होती है इनोवा, और सूचना सेठ एक बड़ा सा बैग लेकर कमरे से निकलकर काउंटर पर पहुँचते हैं। वहाँ पर वो जितना बकाया होता है वो पेमेंट करती हैं। उसके पश्चात वो बैग लेकर जाती हैं और गाड़ी पे बैठ जाती हैं। उसके वहाँ से वो रवाना भी हो जाती हैं। हालाँकि हालाँकि बैग जिस प्रकार से भारी था, उसको देखते हुए होटल के जो कर्मचारी थे उनको किसी प्रकार का शक हुआ। हालाँकि उन्होंने उस वक़्त तो किसी प्रकार की टोका-टाकी नहीं किया। बाद में कर्मचारी जब उनके कमरे में साफ-सफाई करने पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देखकर हैरान रह गए। वहाँ पे खून के कुछ धब्बे नज़र आए। उन्होंने इसकी जानकारी तत्काल गोवा पुलिस को दिया। गोवा पुलिस ने संपर्क करना शुरू किया, पहले सूचना सेठ से, लेकिन सूचना सेठ से संपर्क नहीं हो सका। तो किसी तरीके से उन लोगों ने संपर्क किया गाड़ी के ड्राइवर से और गाड़ी के मालिक से। बहरहाल जब बेंगलुरु के पहुँचने के करीब हुए थे कैब, उसी वक़्त जब संबंध स्थापित हुआ और जो जानकारियाँ मिलने लगीं ड्राइवर के ज़रिए, ड्राइवर ने बताया कि हाँ, उनके साथ एक महिला है। पुलिसकर्मियों ने पूछा कि उस महिला के पास सामान क्या है, तो बताया गया कि एक भारी-सा बैग है, इसके अलावा कुछ और सामान नहीं है। ड्राइवर का यहाँ तक कहना है कि 12-13 घंटे का सफ़र कर लिया, पूरी रात का सफ़र कर लिया, लेकिन सूचना सेठ ज़रा-सा भी इस दौरान नहीं बोली। उन्होंने ना तो किसी को फ़ोन किया, ना ही उनके पास किसी का फ़ोन आया। गोवा पुलिस संपर्क करती है ड्राइवर के साथ और ड्राइवर से कहती है कि तुम ऐसा करो कि किसी समीपवर्ती पुलिस स्टेशन पहुँचो। गोवा और ड्राइवर ने समझदारी से काम लिया और समझदारी से काम लेते हुए पूछताछ करते हुए एक बंगलुरु से बाहर ही स्थित एक बड़े जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पर गाड़ी लेके वह पहुँचता है। इस बीच गोवा पुलिस ने संबंधित पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों से भी वार्ता किया, सूचना आदान-प्रदान किया और बताया कि गाड़ी पहुँच रही है। वहाँ पे एक महिला है, उस महिला की आपको तलाशी लेनी होगी, जैसा होगा आगे की कार्रवाई
की जाए। गाड़ी वहाँ पर पहुँचती है, वहाँ पे पुलिसकर्मी वहाँ पहुँच जाते हैं और ड्राइवर जो है पुलिसकर्मी से गोवा पुलिस की बात भी कराता है और इसके पश्चात महिला पुलिस भी मौके पे पहुँच जाती है, तलाशी ली जाती है तो हैरानशुदा कर देने वाला दृश्य सामने आता है। डिग्गी में जो बैग रखा है, उस बैग को जब खोला जाता है तो उसमें कोई और नहीं बल्कि उसका 4 वर्षीय बेटे की लाश पड़ी होती है, जिसके ऊपर कपड़े का ढेर पड़ा होता है। ये जानकारी बेंगलुरु के बाहर स्थित संबंधित पुलिस स्टेशन ने गोवा पुलिस को दिया। बाद में गोवा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और वहां पे जब महिला से इस बारे में पूछताछ किया, जानकारी शुरू किया तो सूचना सेठ ने जो जानकारी दी वो अत्यंत चौंकाने वाली, हैरान कर देने वाली, सनसनीखेज वाली बातें उसने बताई। उसने कहा कि चूंकि हमारे बेटे की शक्ल हमारे पति से बिल्कुल मिलती-जुलती है और मुझे अपने पति से अत्यंत नफ़रत थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटे से मेरा पति मिले और मैं जब अपने बेटे को देखती थी, तो पति का चेहरा सामने आता था जिससे नफ़रत फैलती चली जाती। इसी वजह से अपने बेटे की मैंने हत्या कर दिया। पुलिस ने फिलहाल महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उसके लड़के का पोस्टमार्टम भी करा दिया। अब गोवा पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि आगे आखिर किस स्थिति में इस प्रकार के हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक माँ ने अपने 4 वर्षीय बेटे को महज इसलिए उसको मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसके बेटे की शक्ल उसके पति से मिलती-जुलती थी। इसलिए और चूँकि महिला पति से अत्यंत नफ़रत करती थी तलाक होने के बाद से, इस वजह से उसने अपने इस नफ़रत को अंजाम एक हत्याकांड में बदल दिया। अब सभी की निगाहें हैं सूचना सेठ के और भी खुलासे के, हालाँकि सूचना सेठ पुलिस से बिल्कुल ही तालमेल नहीं बैठा रही हैं और सही तरीके की जानकारी भी पुलिस से नहीं दे रही हैं। ऐसे में हालाँकि 5 दिन का रिमांड पुलिस ने लिया है। अब देखना ये होगा कि आखिर और भी क्या-क्या खुलासे सामने आते हैं। फिलहाल सबकी निगाहें इस वक़्त हैं अयोध्या पर भी, जहाँ पर आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर भव्य समारोह पूर्वक और भव्यता होने वाले कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए तैयारियां भी जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं। पूरे अयोध्या को भव्य रूप से सजाया जा रहा है, साफ-सफाई व्यवस्थित की जा रही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज से व्रत शुरू कर दिया है, 11 दिन का व्रत है उनका और पूजा-पाठ है, विशेष पूजा-अर्चना भी वो कर रहे हैं और 22 जनवरी को बड़ी संख्या में लोग भी वहाँ पर जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो सब वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अयोध्या पहुँच रहे हैं, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफ़ी उत्साहित हैं और लगातार तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं और साथ ही साथ सुरक्षा को भी लेकर पूरी तरह से मुस्तैदी बरती जा रही है। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ़ वही जा सकते हैं जिनको आमंत्रण पत्र प्राप्त है। फिलहाल सभी की निगाहें जो है 22 जनवरी पे हैं जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और ये भी कहा गया है 22 जनवरी को सभी लोग अपने-अपने घरों पर पूजा-पाठ करें, भजन-कीर्तन करें और दीपावली मनाएँ। फिलहाल 22 जनवरी का सभी को इंतज़ार है, इंतज़ार तो 14 जनवरी का भी है, जहाँ पे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने के लिए जा रही है। अभी तक इसके ऊपर संशय हो गया था क्योंकि मणिपुर सरकार ने परमिशन नहीं दिया था, अनुमति नहीं दिया था इम्फाल के से जहाँ से ये यात्रा निकलनी थी। हालाँकि काफ़ी दबाव के बाद 1 दिन पहले ही मणिपुर सरकार ने इजाज़त तो दे दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, सीमित भीड़ के तहत ही यात्रा को आगे निकाला जाए। बहरहाल 14 जनवरी को इम्फाल से निकलने वाली यात्रा का मार्ग तो प्रशस्त हो गया है, लेकिन असम ने अब इसमें पेंच लगा दिया है क्योंकि असम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चूँकि वहाँ पे 2 रात वहाँ पर ये यात्रा रुकनी है, जिन-जिन स्कूलों में रुकनी थी। हालाँकि पहले तो असम की सरकार ने परमिशन दिया था रुकने का, लेकिन 1 दिन पहले ही उस परमिशन को वापस ले लिया। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है और कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जिन-जिन राज्यों में सरकार है, वहाँ-वहाँ पे उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हालाँकि राहुल गांधी ने कैंपेन भी शुरू कर दिया है और लगातार इसे लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और युवाओं से खास तौर से अपील कर रहे हैं कि वो न्याय योद्धा बनकर सामने आएँ और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़कर न्याय यात्रा को सफल बनाएँ और इसका लोगों को जागरूक करें भारत को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और न्याय को बचाने के लिए। फिलहाल सभी की निगाहें 14 जनवरी को, यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन की भी निगाहें 14 जनवरी पर लगी हुई हैं कि और इस यात्रा से सभी को काफ़ी उम्मीदें भी हैं कि जिस प्रकार से समर्थन भारत जोड़ो यात्रा प्रथम फ़ेज़ में मिला था, उसी प्रकार समर्थन जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे भी मिलेगा
और इसका कितना असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी हद तक बातें हर जगह बनती हुई नज़र आ रही हैं। 1-2 दिन पहले जहाँ पर एक तरफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर संकेत दिया था कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होती है तो उसका स्वागत है। और उन्होंने सीधे तौर पे अपने विधायकों से भी और प्रवक्ताओं से भी कहा था कि वे मायावती के बारे में किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी न करें, क्योंकि मायावती जो है हम सबकी सीनियर लीडर हैं और काफ़ी मजबूत लीडर हैं। इसी बीच इस एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो लगातार कांग्रेस और सीपीएम के ऊपर लगातार हमलावर थीं और 2 से 3 सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार थीं, लेकिन अब उन्होंने इशारा कर दिया है, सीधे तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटाने के लिए वो इंडिया गठबंधन में बनी रहेंगी और सीट शेयरिंग को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, उसको सुलह समझौते से हल निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ तक कि अब जो बात सामने आ रही है, उसमें ये है कि 6 सीट पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को मिलती हुई नज़र आ रही है। हालाँकि सीपीएम के ऊपर अभी भी उसी प्रकार से हमलावर है। उन्होंने अपने विधायकों से, प्रवक्ताओं से भी कहा है कि इंडिया गठबंधन को लेकर किसी प्रकार की कोई बात ना की जाए, किसी प्रकार की क्रिया-प्रतिक्रिया भी ना करे जाए, किसी प्रकार का कोई कमेंट भी ना किया जाए। तो इससे सीधे संदेश आता है कि फिलहाल सारी चीज़ें सब कुछ सही होती चली जा रही हैं। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हर स्थान पे सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी हद तक बातें निश्चित हो चुकी हैं। जल्द ही इसकी घोषणा भी कर दिया जाएगा। अब अंत में बात किया जाए महाराष्ट्र की, जहाँ के ऊपर शिवसेना उद्धव गुट जो है, वो विधानसभा अध्यक्ष के जो निर्णय था, जो उन्होंने निर्णय दिया था बीते दिनों शिंदे गुट को लेकर, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में लग गया है। उद्धव गुट ने ये कहा है कि जो भी निर्णय दिया गया है वो लोकतंत्र की हत्या की गई है। संजय राउत ने बाकायदा ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि आज लोकतंत्र की हत्या हो गई है और उन्होंने लोकतंत्र को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर दी है। उधर ईवीएम को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सीधे तौर पे कहा है कि ईवीएम बिल्कुल सही, ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए और अगर ईवीएम चुनाव कराना है तो जिस प्रकार से मांग की जा रही है कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची को सभी मतदाता के हाथ में दिया जाए और उसको बैलेट पेपर में डाला जाए और जब गिनती शुरू हो तो उससे उस पर्ची की भी गिनती किया जाए। इससे चुनाव में पारदर्शिता आएगी। हालांकि चुनाव आयोग इसे लेकर तनिक भी गंभीर नहीं हो, पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि अभी होता और क्या-क्या है। फिलहाल सभी लोग निगाह रखिए और मस्त रहिए, फिट रहिए। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।